जय हिंद दोस्तों। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो सक्सेस पॉइंट परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो आज हम सब अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देखना कि ये एक बहुत बड़ा योगदान था क्रांतिकारियों का भी और उदारवादियों का भी। आज हम स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, है ना। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। खैर देखना, स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे सर क्लीमेंट एटली, और जो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। घोषणा ये थी कि 30 जून 1947 से पहले ही भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा या अधिराज्य के रूप में उसको एक दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 30 जून से पहले ही 3 जून 1947 को मुस्लिम लीग ने एक आंदोलन चलाया था। वो ये चाहते थे कि एक अलग राष्ट्र बने, भारत में से एक और देश बने दूसरा, है ना। तो यहाँ पर क्लीमेंट एटली ने माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और उस आयोग ने एक योजना बनाई थी, एक प्लान बनाई थी जिसको माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना का ही दूसरा नाम मन बांटन योजना है ना। उन्होंने हमारे मनों को बांट दिया था, है ना। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा था किस योजना के आधार पर था, माउंटबेटन योजना में। दोनों में क्या फ़र्क है कि जब वो ब्रिटेन के कुछ कानून इंडिया पर लागू होंगे ब्रिटिश सरकार के, अब वो व्यक्ति उस टाइम पर वायसराय कहलाएगा। लेकिन जो भारत के कुछ अधिनियम थे, एक्ट थे, जब वो उनको फॉलो करते हैं अब वो गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो ये जो माउंटबेटन थे इनका वायसराय का पद समाप्त किया गया, इनको गवर्नर जनरल ही बनाया गया। और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेंगे, वो ब्रिटिश क्राउन करते थे, ब्रिटिश ताज जो हुआ करते थे वहाँ के सम्राट या साम्राज्ञी, ये इनकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार के कोई कानून भारत में लागू नहीं करेंगे, है ना। ये समझिए कि वायसराय का पद समाप्त किया गया और गवर्नर जनरल का बरकरार रखा। एक इसमें ये घोषणा थी कि ये दोनों देश अपना अपना संविधान लिख सकते हैं और उस संविधान के लिए दूसरे देशों से सहयोग ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, है ना। जैसे दूसरे देशों का, कई देशों का हमने संविधान पढ़ा, अपने में उसमें कुछ अच्छे जो हमें महत्वपूर्ण बिंदु लगे उनमें हमने इंक्लूड कर लिया। तो हमने संविधान निर्माणी सभा का गठन किया और संविधान अपना लिखना शुरू किया। एक था इसमें बिंदु कि जो भारत के लिए एक भारत सचिव का पद हुआ करता था, इसका दफ्तर कहाँ होता था, लंदन में। एक भारत सचिव का पद था जिसका दफ्तर लंदन में था। तो भारत सचिव भारत के लिए कानून लिखता था, भारत सचिव का पद समाप्त किया गया। एक इसमें में बिंदु जोड़ा गया था कि जो देसी रियासतें हुआ करती थी जिनको हम प्रिंसली स्टेट या राजा रजवाड़े कहेंगे, प्रिंसली स्टेट को या रियासतों को या राजा रजवाड़ों को ये मान्यता दी गई। उनके लिए 3 चांस थे, 3 ऑप्शन क्या क्या थे कि चाहे तो वो भारत राष्ट्र में विलय कर लें अपना, या पाकिस्तान जो नया राष्ट्र बनेगा उसमें विलय कर लें, या फिर वो स्वतंत्र की घोषणा भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जो रियासतें थी वो भारत में मिली थी। एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था उस टाइम पर, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया और पोलो के तहत कई रियासतों को भारत में विलय करना पड़ा। इसके तहत जो कुछ 2-3 रियासतें और बची थी, जैसे कश्मीर थी, जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी, इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन ऑपरेशन पोलो के तहत इनको भी इंक्लूड कर लिया गया था फाइनली। कश्मीर एक समस्या लेकिन बनी रही थी, ये बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे इस बारे में। एक ये था इसी में अधिनियम की जो ICS अधिकारी हुआ, इंडियन सिविल सर्विस, देखना जो भारत की सिविल सर्विस परीक्षा हुआ करती थी जिसको आज की डेट में IAS हम बोलते हैं, UPSC, ये लंदन में आयोजित होती थी। कई लोगों ने लंदन में इसको पास किया था और जिनकी नियुक्ति फिर भारत में हुई। जो भी ICS पदाधिकारी थे उनके जो अधिकार थे उनमें कोई कमी नहीं की गई, है ना। उनकी एमिनिटीज, सुख सुविधाएं वही रखी गई जो पहले वाली थी उनकी, है ना। यानी कि उनके अधिकारों में कोई कमी नहीं आई। और यह हुआ कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि या कहिए कि 15 अगस्त को यहाँ पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू कर दिया गया था और भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुआ अलग अलग। और उसमें अपने अपने संविधान के अकॉर्डिंग उन्होंने फिर जो अधिकार इसमें लिखे गए, है ना, उनको मानना शुरू किया।
और एक था गवर्नर जनरल भी थे जो माउंट बेटन ने यहाँ पर अंतिम रूप से ये अंतरिम सरकार के रूप में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, और जो मंत्रिमंडल था उनको मंत्री को शपथ दिलाई गई। ये मंत्रिमंडल कहाँ से आया? संविधान सभा के जो सदस्य हुआ करते थे उनमें से कुछ खास लोगों को, चुनिंदा लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और जिनको फिर मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि उदारवादी या फिर क्रांतिकारी, दोनों का ही अहम रोल था, है ना। बल्कि मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानता है प्रत्येक भारतवासी का इसमें अहम रोल था। हर किसी ने स्वतंत्रता के लिए आशाएं की, उनकी भावनाएं थी, उनकी इमोशंस थी, सभी कुछ इसमें लगा हुआ था। वो नहीं कि कुछ खास लोगों ने अगुवाई की थी, नहीं, प्रत्येक भारतवासी को एक स्वतंत्रता के जो कुछ विचार थे वो हृदय में संजोए रखे था उस टाइम पर, है ना। जैसे क्रांतिकारियों के लिए था, किसी को कम आयु में फांसी दे दी गई, किसी को समय से पहले फांसी दे दी गई, है ना। ये लाहौर जेल की घटना आज भी याद है, उसमें कि क्रांतिकारियों को समय से पहले फांसी दी गई, है ना। क्रांतिकारी का कहना था कि दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। और उसके बाद में भी जब उनको फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, ये पड़ता है पंजाब में, जैसे लोयरपुर के रहने वाले थे, तो समय से पहले जब फांसी उनको दी गई थी, फिर एक इनसे प्रेरित होकर इतिहासकारों ने लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। तो आज तक हम उनको याद करते हैं, है ना। उनके जो विचार हैं स्वतंत्रता के लिए, उनको हृदय में संजो रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक बात निकल कर सामने आती है कि एक कुल मिला के जो लंबा चौड़ा जो एपिसोड ये चला, इसमें हमें एक यूनिटी की कमी लगती थी उस टाइम पर, हमें यूनाइट नहीं हो पाए। फाइनली लास्ट में आकर हमने ये महसूस किया कि हमें एक हो जाना चाहिए, है ना। दूसरा यह था कि विदेशी दबाव भी बनने लगा था ब्रिटेन पर और हम स्वतंत्र हो गए। यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है अब कि जैसे भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा था वो तो सेम टाइम पर हुआ था, सेम डेट में हुआ था वो, है ना। माउंट बेटन को, जब माउंट बेटन योजना तैयार की गई थी, योजना के तहत कि 2 राष्ट्र बनने थे, वहाँ पर एक रेड क्लिफ महोदय आते हैं, अंग्रेज अधिकारी थे एक रेड क्लिफ, ये न्यायिक सेवा में थे। इनको काम सौंपा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण करना है, यानी कि जो सीमा बाउंड्री को लेकर जो आयोग बना था उसके अध्यक्ष इसको बनाया गया, रेड क्लिफ को बनाया गया। लेकिन रेड क्लिफ को जो टाइम दिया गया था 1 महीने का, वो 1 महीने के अंदर सीमा निर्धारित नहीं कर पाए। अपने अंतिम दिनों में, लास्ट जब समय सीमा समाप्त होने लगी, तो बताते कि 5-6 दिन के अंदर उन्होंने फिर अपने एलाइड को बुलाया, वहाँ पर जूनियर को बुलाया और उनसे कुछ नक्शे और सिजरे मंगवाए। वहाँ पर उनको रखकर एक बंद हॉल में एक पेन से, एक स्केच से एक लाइन खींच दी गई और ये कहा कि इधर पाकिस्तान हो जाएगा और इस तरफ भारत हो जाएगा। ये जो सीमा रेखा थी, इसने इतना विवाद उत्पन्न किया जो अभी तक भी अनसुलझा है। सारी तो नदियों को उसने काट दिया। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? सिंधु नदी। सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, व्यास, इनका अनडिस्ट्रीब्यूशन, वो लाइन वहीं के ऊपर से खींची गई, है ना। पंजाब का कुछ क्षेत्र था वहाँ पर खेत और खलियानों के बीच में बाउंड्री लाइन आ गई, वो खेत उस तरफ चले गए, खलियान हमारी तरफ आ गए, है ना। जो कॉटन के खेत हुआ करते थे पाकिस्तान में, इंडस्ट्री वो भारत में आ गई, यानी कि हमारा कॉटन इंडस्ट्री ये डिस्टर्ब हुआ उससे, है ना, पतन हुआ इसका, क्योंकि सीमा रेखा बीच में आ गई। बहुत सारे ऐसे, मतलब ये विभाजन ठीक नहीं हुआ था, सीमा रेखा सही से नहीं खींची गई वहाँ पर। खैर, इसने ये हुआ फिर कि एक नेशन की बात आई, इंडिया, जैसे INDI है ना, 5 लेटर से मिलकर बना हुआ है। ये तो एक एक्रोनियम है INDI, है फुल फॉर्म क्या हुई? इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, है ना। कुछ लोग समझते हैं कि इंडिया इंग्लिश में नाम है, भारत का नाम इंग्लिश में, भारत का इंग्लिश में नाम कुछ नहीं है, ये तो यूनानी भाषा का एक है इंडिया। ये बाद में हम एक्रोनियम बना लिया था हमने इसका, है ना। तो खैर, एक ये बात आती है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को आज हम मना रहे हैं। ये 2 डेट अलग अलग क्यों हुई? और भी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं इसके। क्या? एक नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप जानते होंगे। 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था दिल्ली में, जो 28-29 में रिपोर्ट तैयार की थी, ये मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। वहाँ पर एक अधिराज्य का कंसेप्ट आया था कि एक डोमिनियन स्टेट बनना था, भारत एक स्वतंत्र अधिराज्य। लेकिन अधिराज्य के लिए जो मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो अड़ित हो गए थे कुछ कि इसके लिए एक समय सीमा रखिए, टाइम फ्रेमिंग होनी चाहिए। टाइम फ्रेमिंग दी गई थी एक वर्ष के लिए, है ना। तो 1 वर्ष की अंतिम डेट कब होगी? 31 दिसंबर सन 1929 को। 1928 के
एक वर्ष बाद यानी कि 1929 को उसका भी लास्ट मोमेंट, अंतिम घड़ी 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे तक की समय सीमा घोषित कर दी गई थी। तो नेहरू जी उस टाइम पर लाहौर में पहुंचे, रावी नदी के किनारे। वहाँ पर एक क्लॉक टावर लगा रहता है, जैसे होता ना घंटा घर होता है, तो उसमें घड़ी पर वो टिकटिकी लगा कर देखते रहे, है ना। चूंकि आक्रोशित थे, उनको ये यकीन था कि हम स्वतंत्र नहीं होंगे एक वर्ष के अंदर, और हुआ भी ऐसा ही। 1929 में जैसे ही रात को वहाँ पर चले गए, 11 बजते हैं, 11 बजकर जैसे ही अंतिम घड़ी बिल्कुल, है ना, 11:58 जैसे ही 12 बजे पर आने वाली थी सुई, तो वहाँ पर उन्होंने 12 बजे का जैसे ही घंटा बजता है तो एक स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था और ये कहा था, यदि नियति की ऐसी इच्छा रही, यदि कुदरत की ऐसी इच्छा रही, तो एक दिन ऐसा होगा जब लोग, आधी दुनिया के लोग सो रहे होंगे और हम आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे, है ना। तो ये उनका सपना 1947 में पूरा हुआ था, है ना। उन्होंने जागते हुए एक सपना देखा था। तो 1947 में, इसलिए जब हम 14 अगस्त को स्वतंत्र हुए, अब हम ये नेहरू जी के सपने की बात करने लगे। चूँकि उस टाइम पर अंतरिम पीएम हुआ करते थे, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस टाइम पर रात को 12 बजे दिल्ली में संसद के अंदर सभा बुलाई गई और वहाँ पर हमने आज़ादी का जश्न मनाया था। तो हम वहाँ लाहौर में क्यों नहीं गए जहाँ सपना देखा था? उस टाइम पर लाहौर के हालात ठीक नहीं थे, स्थिति बिगड़ चुकी थी बिल्कुल, है ना। चूँकि पार्टीशन ही ऐसा हुआ था, मारधाड़ मची हुई थी चारों तरफ। तो हमने जो स्वतंत्रता का जश्न मनाया था दिल्ली में मनाया था, इसीलिए हम 15 अगस्त को मनाते हैं और पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाते हैं। वो हम नेहरू जी का जो सपना था वो पूरा करने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उदारवादियों का, क्रांतिकारियों का, सबका अपना अहम रोल है ना। तो इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।